हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 47 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो आज की वर्कशीट का क्या टॉपिक है हमारे पास? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। तो आज भी हम टेंजेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज कुछ नई चीजें इस वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक दो थ्योरम है जो इसमें हम नई लगाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। सारे क्वेश्चंस आज की वर्कशीट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपसे कह रहा है लेट्स रिकॉल। चलिए देखते हैं क्या रिकॉल करने के लिए हमको कह रहा है। फर्स्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। कह रहा है अगर एक सर्कल पे पॉइंट हो तो आप कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो। तो देखो फिगर आपके पास यहाँ बनी हुई है, ये रहा। तो कितनी टेंजेंट बना सकते हो अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है? ना सर्कल के अंदर बात हो रही है ना सर्कल के बाहर बात हो रही है, सर्कल के ऊपर है, तो कितनी बना सकते हो? एक ही टेंजेंट बना सकते हो, तो हम सिर्फ वन बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड में हमसे कह रहा है द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कहाँ टच करती है? एक पॉइंट पे ही तो टच करती है, और उस एक पॉइंट का नाम क्या है? वन पॉइंट पे टचेस एट वन पॉइंट। और उस पॉइंट का क्या नाम है हमारे पास? हमने वो नाम भी याद किया था जब ये वर्कशीट स्टार्टिंग में आई थी इस चैप्टर की। तो उसको हम बोलते थे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना? तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच करती है टेंजेंट सर्कल को। ठीक है ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये तो बहुत बार हमने कर लिया और शायद बहुत बार इसकी थ्योरम भी यूज कर ली है, तो अब तो अच्छे से याद हो गया होगा कि सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उससे जो दो टेंजेंट्स बनती है उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है नहीं होती है? तो ये लो यहाँ मैंने इक्वल लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 मुझको कहता है यहाँ पर इन द गिवन फिगर आपको दे रखी है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इफ पी सी इज इक्वल टू 28। देखो आपसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाती हूँ और फिगर में मैं आपको समझाती हूँ आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। उसके बाद लिखने का तो पैटर्न आप सेम यही लिख सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, मेन है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है कि पेरीमीटर निकालना है किसका? ए सी बी का, इस वाले ट्राइंगल का। तो सबसे पहली बात आपको पेरीमीटर पता भी तो होना चाहिए कि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीन साइड है ट्राइंगल में, एक दो और तीन। इसका मतलब पेरीमीटर मेरे पास होगा क्या? क्या निकालना है मुझको? पेरीमीटर निकालना है तो क्या निकालना है? ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ये बताना है मुझे कि कितना होगा ये तीनों मिलके। ठीक है, ये तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या निकालना है। चलो एक चीज आपको दे रखी है, पीसी आपके पास 28 है। पीसी, पी ये रहा, आप सिर्फ अभी फिगर में देखो, सॉल्यूशन में कुछ मत देखो। पी ये रहा और सी ये रहा, ये 28 है। तो जब मेरी पीसी 28 है तो फिर मेरी क्यूसी भी 28 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरी पीसी है वो तो मेरी क्यूसी के बराबर है नहीं है? मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो यहाँ पर लिख देती हूँ, जो मेरी पीसी है वो मेरी क्यूसी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों तो टेंजेंट है आउटसाइड पॉइंट पे, सी पॉइंट से बन रही है और उनकी लेंथ इक्वल होती है। अभी हमने रिकॉल में भी यही चीज की है। तो इसका मतलब मेरे पास क्यूसी भी 28 आ गई पूरी, और पीसी भी मेरी 28 आ गई। चलो दो चीज तो मुझको मिल गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट और जो ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, तो ये भी तो दोनों सर्कल के बाहर हैं और ये दो टेंजेंट बना रहे हैं, एक ये वाली टेंजेंट पी ए और एक ए आर। इसका मतलब जो मेरी पी ए है वो मेरी ए आर के बराबर होगी। सेम रीजन, सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उससे जो दो टेंजेंट्स बनती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पर बी पॉइंट है तो फिर यहाँ भी दो टेंजेंट बन रही है, एक तो क्यू बी और एक बी आर। तो फिर मेरा बी क्यू किसके बराबर होगा? बी आर के बराबर होगा, रीजन सेम रहेगा। तो इसका मतलब इस फिगर में आपके पास टोटल कितनी टेंजेंट्स बनी हुई है? टोटल आपके पास 6 टेंजेंट्स बनी हुई है। ठीक है नहीं? ठीक है, अब आप देखो पीसी आपको पता है 28 है। अब आ जाओ जरा अपने सॉल्यूशन में एक बारी। पीसी 28 है तो क्या मैं पीसी को लिख सकती हूँ पी ए प्लस ए सी? पी ए प्लस ए सी, बिल्कुल। पीसी दो पार्ट में तो बटा हुआ है तो मैंने दोनों पार्ट यहाँ लिख दिए। तो पी ए प्लस ए सी, अब कुछ चेंज करें, ए सी यहाँ पर है और पी ए मेरा यहाँ पर है, तो मैं पी ए की जगह ए आर लिख सकती हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पर लिखा है पी ए मेरा ए आर के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी टेंजेंट थी, तो मैंने वही चीज इस पी ए की जगह यहाँ पर ए आर लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 28 आ गया। अब उसी तरीके से क्यू सी भी मेरे पास 28 है।
तो QC भी दो पार्ट में बटा हुआ है, QB और BC, बटा ही नहीं बटा। अब मैंने क्या किया, QB की जगह ना BR लिख दिया। लिख सकती हूँ, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही मेरी टेंजेंट से उनकी लेंथ इक्वल है, तो यहाँ से मेरी एक और इक्वेशन आ गई। अब हमने पता है क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, 1 + 2 कर दिया। तो लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड से करोगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करोगे, तो 28 + 28 तो 56 मेरा डायरेक्ट आ गया। इन सबको प्लस किया तो देखो AC और BC ये दोनों तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपने पेरीमीटर में, तो ये दोनों मैंने ऐसे लिख दिए। अब आया बात यहाँ पर AR की और BR की। R से AR और BR को ज्वाइन करो एक बारी, AR ये वाली जो मैं डार्क कर रही हूँ और BR ज्वाइन करके क्या बना, AB, तो उसको हमने AB लिख दिया। इसका मतलब AB + AC + BC कितना आ गया, 56। और शायद आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यही था आपके पास कि अगर हमें इन तीनों की वैल्यू पता चल गई और हमने जोड़ दिया तो पता चल जाएगा, तो तीनों का जोड़ के ही 56 आ रहा है। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया आपके पास, 56। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड it is supplementary to the angle subtended at the center by the line segment joining the point of contact। आप सोच रहे होंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और क्या प्रूफ करना है ये पता भी नहीं चल रहा। तो देखिए पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं फिर करेंगे। देखो आपसे कह रहा है एक आपके पास सर्कल है, उससे दो टेंजेंट्स जा रही है, तो ये रहा मेरा सर्कल और ये भी दो टेंजेंट्स ये रही। कौन कौन सी टेंजेंट्स है यहाँ पर मेरे पास, एक तो मेरे पास CE है और एक मेरे पास ED है, तो ये दोनों मेरी टेंजेंट्स जो है वो बराबर होंगी। ठीक है, टेंजेंट्स है ये दोनों मेरी। ठीक है ना। हाँ, अब आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, आपको ये प्रूफ करना है कि जो इन टेंजेंट से एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है सप्लीमेंट्री होगा किसके, टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। तो क्या प्रूफ करना है आपको यहाँ पर, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है वैसे, कितने बच्चों को पता है सप्लीमेंट्री का मतलब? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सप्लीमेंट्री का मतलब पता था। दो एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। आप शायद कुछ बच्चों को याद आ गया होगा जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड बोला तो, है ना। तो देखो CAD प्लस CED सप्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात, आप सिर्फ फिगर में देखो, अभी सॉल्यूशन में कुछ मत देखो। कॉपी करना है तो आप यहाँ से देखो और पूरा लिख दो, पर जिन बच्चों को समझना है वो पहले आप फिगर में अच्छे से देखो, उसके बाद में कॉपी करना। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल आपको 180 डिग्री प्रूव करने हैं, इनका सम। आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है, ये मेरी रेडियस है, ये मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये मेरी थ्योरम 10.1 बोलती है ना। तो इसका मतलब ये 90 है, ये 90 है। अब मैं क्या करती हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल में, कौन से क्वाड्रिलेटरल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देती हूँ मैं यहाँ पर ACED। इसमें चार एंगल्स बने हुए हैं। कौन कौन से एंगल्स बने हैं, एक तो मेरे पास बना है ACE जो 90 डिग्री का है, दूसरा मेरे पास बना है CED जो मुझे ये रहा जो प्रूव करना है। ठीक है, तीसरा एंगल मेरे पास बना हुआ है EDA और फोर्थ वाला एंगल मेरे पास कौन सा बना हुआ है, वो बना हुआ है मेरे पास CAD। तो इन चारों का सम तो 360 होगा, क्योंकि ये मेरी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करें, तो कैसे निकालें। देखो ACE आपको पता है 90 डिग्री है, लिख दो। ये नहीं पता छोड़ दो, जो नहीं पता ना उसको छोड़ते चलो। ये पता है EDA पता है बिल्कुल 90 डिग्री है, तो इसको हम 90 डिग्री लिखने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं पता इसको छोड़ दो, 360। अब जो नहीं पता ना उनको यहीं पर ही रहने दो। ठीक है ना, और इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 90 माइनस 90 दोनों प्लस के थे, उधर जाके माइनस के हो गए, तो ये कितना आएगा आपके पास 180, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहने दो। तो अब एक बार जरा आप ऊपर देख लो, आपको क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल, आपको यही तो प्रूफ करना था कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब आपको पता चला, ये आपकी एक तरीके से थ्योरम है ये, कि जो एंगल टेंजेंट पे बनता है और जो सेंटर पे बनता है, ठीक है, उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। वो दोनों एंगल्स मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
ठीक है ना, याद रखना। अभी इससे आज की ही वर्कशीट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट अभी याद रखना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3 करते हैं। इसमें इन द गिवन फिगर फाइंड डीओबी एंड ओडीसी। देखो फिगर देख के आपको लग रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल सी फिगर है, और निकालना क्या है, डीओबी, ये वाला एंगल निकालना है एक तो, ठीक है, और एक निकालना है ओडीसी। पहले मैं मार्क कर लेती हूँ, ओडीसी, एक ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो एक तो अभी लग गया। अभी मैंने आपको बोला था जो टेंजेंट पे एंगल बनता है वो, और जो सेंटर पे एंगल बनता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल, कौन से एंगल की, डी ए बी प्लस एंगल डी ओ बी, ये दोनों तो मेरे 180 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि ये मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, तो चलो एक एंगल तो मेरा डायरेक्ट ही निकल गया। तो एक एंगल बहुत आसानी से निकला है ना, तो दूसरा एंगल थोड़ी मुश्किल से निकलेगा। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना हो सकता है हमारे पास, है ना। तो ये 40 आया, तो यहाँ पर आया मेरा DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा DOB निकल गया, वो निकला मेरा 180 माइनस 40, तो ये कितना आ गया, 140 डिग्री। चलो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये मेरा 140 आ गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल तो मुझे मिल गया, मुझको ये वाला एंगल निकालना है। अब वो एंगल मैं कैसे निकालूं, ये वाला एंगल, अगर मुझको ये चारों एंगल मिल जाए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, तो फिर मैं ये जो क्वाड्रिलेटरल बनना है ना मेरा अंदर वाला, फोर साइडेड वाला DCBO, इसकी प्रॉपर्टी लगाऊंगी, और ये वाला जो मेरा शेडेड वाला एंगल है जो मुझे निकालना ही है, ये निकाल दूंगी मैं बहुत आसानी से। लेकिन उसके लिए मुझे 3 एंगल्स पता भी तो होने चाहिए, है ना। तो देखो जो ये वाला एंगल है, ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये रिफ्लेक्स है इस वाले एंगल का। रिफ्लेक्स का मतलब, देखो आपको पता है ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है, एक जो ऐसा गोला होता है, ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 का, तो ये भी तो एक तरीके से वही गोला है। तो ये 140 है, तो फिर ये कितना होगा, इसे निकाल दूं, तो कैसे निकालूं, उसको हम लिखते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, तो आपको भी ये रिफ्लेक्स ही लिखना है, रिफ्लेक्स DOB। तो वो कैसे निकालूं, 360 में से 140 माइनस कर देती हूँ, तो चलो ये आ गया मेरा 220, ये भी निकल गया 220। अब मुझे सिर्फ एक ये वाला चाहिए और एक ये वाला, तो एक बार जरा ध्यान से देखो, OB ये मेरी रेडियस है, और ये मेरा पूरा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है नहीं है, तो इसका मतलब OBE, है ना। तो एंगल OBE किसके बराबर है, दो एंगल है इसके अंदर, कौन कौन से, एक OBC है, और एक एंगल आपके पास कौन सा है, CBE है। तो OBE तो मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये मेरी थ्योरम है 10.1 की, जो रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना। और OBC तो मुझको नहीं पता, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। हाँ, CBE मुझे जरूर पता है, 75 है, तो यहाँ से मेरा OBC निकल गया 90 माइनस 75, वो आ गया मेरा कितना, 15 डिग्री। तो चलो ये छोटे वाला जो एंगल था ना, ये भी मेरा 15 डिग्री निकल गया। अब बस एक एंगल रह गया, ये C वाला। अगर ये निकल गया C वाला, तो मैं अपने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के ये शेडेड वाला निकाल पाऊंगी। अब इस C वाले को कैसे निकालूं, तो देखो एक और थ्योरम इसमें लग रही है। आप सोच रहे होंगे इसमें तो बहुत सारी थ्योरम लग गई है, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लगभग सारी थ्योरम्स लग गई है, आपकी टेंजेंट वाली भी लग गई है, सप्लीमेंट्री वाली भी लग गई है। अब मैं एक और बताने वाली हूँ, और रिफ्लेक्स भी लग गया है। ठीक है, तो आप इसे खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, कहीं पर भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा। उसके बाद भी डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है ही मुझसे पूछने के लिए। ठीक है, देखो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, जो ये वाला एंगल होता है ना, 140 डिग्री वाले की बात करूं मैं, ये और ये वाला एंगल, ये इसका ट्वाइस होता है। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं यहाँ पर, देखते हैं चलो। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जो आपका DOB है वो किसका ट्वाइस होता है, एंगल DCB का। ठीक है ना, किसका, इस वाले का, ये वाला एंगल। तो DOB मेरे पास 140 डिग्री है, और ये 2DCB ऐसी है, यहां से मेरा DCB निकल के आ गया 140 अपॉन में 2, तो वो आया मेरा 70 डिग्री। तो चलो ये भी मेरा निकल गया 70 डिग्री। पर ये मैंने कौन सी थ्योरम से लगाया, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते ना। तो देखो लिखा है यहाँ पर, DOB इज एट द सेंटर एंड BCD इज ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सेंटर पे है DOB, और जो ये वाला एंगल है ये सर्कल के बाकी के पार्ट पे है। ठीक है ना, आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ये आर्क बन रही है ना, ये वाली आर्क, ये सर्कल की। ठीक है,
तो इसके ये आपकी थ्योरम है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सेंटर पे एंगल होता है वो ट्वाइस होता है किसके, जो सर्कल के बाकी के पार्ट पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 140 है तो ये कितना होगा 70, और हमारा 70 ही निकला है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम आपकी यहाँ पर लग गई, ठीक है। मिल गए आपको तीनों एंगल्स जो जो चाहिए थे। अब तो आप फोर्थ वाला बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 15 प्लस कर दोगे, 70 प्लस कर दोगे, 220 प्लस कर दोगे, और इस वाले को CDO को ऐसे ही छोड़ दोगे, और इजिकल टू में 360, यहां से आपका CDO निकल के आ जाएगा। तो 360 में से इन सबको आप माइनस कर दोगे, 15 माइनस 70 माइनस 220, ठीक है नहीं, ठीक है। तो आपका जब माइनस करोगे तो 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, और आपको DOC या CDO एक ही बात है, यही एंगल आपको निकालना था। तो शेडेड वाला एंगल भी आपका निकल जाएगा यहाँ से 55 डिग्री, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने 2-3 थ्योरम एक साथ लगा लिए हैं। रिफ्लेक्स लगा दिया, टेंजेंट वाली लगा दी है, ठीक है, सप्लीमेंट्री वाली लगा दी है, और जो ये एंगल सबटेंडेड वाली है ये भी लगा दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब आगे जाते हैं हम। अब है ट्राई योरसेल्फ, अब हमें खुद से करने हैं। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 और 2 तो बहुत आसान है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है m की वैल्यू बताओ। m आपको दिख रहा है, अब c जो है वो सेंटर है। तो देखो आपको पता है कि m प्लस 3m, ये आपका कितना होगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों 180 डिग्री क्यों होगा ये, क्योंकि अभी तो हमने एक थ्योरम की थी कि जो टेंजेंट पे एंगल बनता है और जो किस पे सेंटर पे एंगल बनता है वो मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये तो मेरा 4m इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहां से मैंने m की वैल्यू निकाली 180 अपॉन में 4। तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक सेकेंड रुको, तो हम यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो ये आएगा मेरा 45 डिग्री। मैंने यहाँ एंगल के नाम नहीं लिखे, तो आप एंगल के नाम जरूर लिख लेना। m को लिखना BAD, ठीक है, और यहाँ पर 3m वाले को लिखना BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सही है, ठीक है। तो आपको m की वैल्यू तो निकालनी थी, निकल गई m की वैल्यू आपकी, कितनी निकली 45 डिग्री, ठीक है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास यहाँ पर, इन द फिगर इन द फिगर J इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। J जो है वो सर्कल का सेंटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम यहाँ नहीं लिखा है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा शायद, मैं इसको G ले लूँ, ठीक है। अगर यहाँ जो भी पॉइंट हो आप वही लेके करना, मैं G लेके आपको समझा दूँ। तो आपको दिख रहा है G पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट है, इसका मतलब HG एंड GI आर टू टेंजेंट्स, ये तो दो टेंजेंट्स है मेरी, ठीक है। और लेंथ जो है इन दोनों की बराबर होगी, तो इसका मतलब HG जो है वो किसके इक्वल होगा GI के। HG मेरा x प्लस 10 है और GI मेरा 2x माइनस का 1 है। तो x वाले मैं इधर ले आई, 2x प्लस का था इधर आके माइनस का, इज इक्वल्स टू -1 -10, ठीक है। तो यह आया मेरा -x और यहाँ आया मेरा -11, माइनस से माइनस कट गया, x मेरा 11 आ गया, और x की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया पर रीजन नहीं लिखा, बिना रीजन लिखे तो नंबर नहीं मिलने वाले मुझको। तो लिख देते हैं, चलो फिर हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, या फिर आप आउटसाइड भी लिख सकते हो, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल 10.2 थ्योरम मुझको ये बोलती है, ठीक है। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें फिगर हमें खुद से बनानी है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर फिगर बनाएंगे। टू टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर are drawn to a circle of radius 6 cm. Show that the length of each tangent is 2√3 cm. देखो आपसे कह रहा है एक सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट होगा, तो उससे दो टेंजेंट्स बन रही है और दोनों टेंजेंट वो एंगल कितने डिग्री का बना रही है 120 डिग्री का। सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या शो करना है कि जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो 2√3 होगी, ठीक है नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम अपनी फिगर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक सर्कल बना दिया और उससे दो टेंजेंट्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है।
ये फिगर मैंने खुद से बनाई है, क्वेश्चन में बनी हुई नहीं आई है, तो आपको सॉल्यूशन में ये फिगर बनानी है। अब मैंने यहाँ पर इसको नाम दे देती हूँ, इसको P दे दिया, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया। ठीक है, सेंटर ले लेते हैं हम यहाँ पर अपना, चलो ठीक है ना। ये मुझे 6 दे रखी है, ये भी मुझे 6 दे रखी है। यहां से मेरे को एक एंगल दे रखा है ये 120 डिग्री का, मैं यहां लिख दूं, इसके अंदर लिख देती हूँ 120। ठीक है, या इसके अंदर नहीं लिखती क्योंकि अभी मुझे ये डिवाइड करनी है ये इसको। ठीक है, तो इसको मैं बाहर ही लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर, ये है मेरा 120। देखो अब मैंने पता है क्या किया, इसको बीच में से कट कर दिया, तो ये पूरा एंगल मेरे पास 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब क्या करें, मुझे सबसे पहली बात तो यहाँ पर शो क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, मेरे पास दो टेंजेंट्स है ना, PA एंड PB आर दी टू टेंजेंट्स। ये मेरी दो टेंजेंट्स है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या शो करना है, इन्हीं की लेंथ तो शो करनी है। इसका मतलब मुझे PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, ये मुझे शो करना है क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने अपना ये, आपको पता है ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब OA, ठीक है, OA परपेंडिकुलर होगी AP पर। उसी तरीके से OB जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगी, मेरी BP पर। ठीक है नहीं ठीक है, ये मेरी थ्योरम है 10.1। तो थ्योरम 10.1 यहां पर मेरी लग रही है। अब आप जरा इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, कौन से ट्रायंगल की मैं यहां से बात कर रही हूँ आपसे, POB। ठीक है, इन ट्रायंगल POB, कौन सा ट्रायंगल है ये मेरा POB, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री का बन रहा है। तो मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखो आपको ये वाला थीटा दे रखा है 60 डिग्री, जो मैं शेड कर रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ मैं, हाफ ही मैंने शेड किया है, 60 डिग्री दे रखा है। ये मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, मुझको क्या निकालना है, मुझे PO निकालनी है। तो मैंने इसमें पता है क्या किया, टेन थीटा लगा दिया। आप सोच रहे होंगे टिग्नोमेट्री यहाँ सर्कल में कैसे आ गया, बिल्कुल टिग्नोमेट्री कहीं पर भी आ सकता है। तो टिग्नोमेट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो किसी भी चैप्टर के अंदर आपको मिल सकता है। तो टेन थीटा, अब फिर हम वही वापसी याद करते हैं अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो टेन थीटा होता है मेरे पास P अपॉन में B। 1060 मैंने यहाँ पर लगाया है क्योंकि मेरे को यहाँ पर 60 थीटा दे रखा है। अब P मेरे पास कौन सा होगा, यहाँ पर इस फिगर में तो पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है P कौन सा है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेन्यूज होता है नहीं होता 90 के सामने वाला। तो 90 के सामने वाला ये H होगा मेरा, OP। ये तो मुझे नहीं पता है H। ठीक है, और जो थीटा होता है, थीटा ये रहा मेरा 60 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया वो मेरा बेस होगा। तो इसका मतलब OB मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बेस कितना है मेरा BP, पता चल गया आपको। ठीक है ना, 1060 की वैल्यू होती है √3, OB मुझे 6 गिवन है, BP मुझको नहीं गिवन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से BP निकाल लिया, वो मेरा आ गया कितना, 6 अपॉन में √3। रूट में तो कभी भी नहीं छोड़ती डिनोमिनेटर में मैं। ठीक है, तो रैशनलाइज मुझे करना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा 6√3 अपॉन में 3। इस 3 से इसको कट किया तो कितना आ गया, 2√3 सेंटीमीटर BP। तो आपको शायद यही प्रूव करना था कि आपका BP लिखो या PB लिखो, वो 2√3 है। इट मीन्स, इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर आ गया, और आपको यही शो करना था। तो यहाँ पर ये आपका शो हो गया। आप चाहो ना तो ये वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते हो, इस वाले में किसी में भी लगा लो, एक ही बात है, दोनों में रेडियस 6 ही है आपकी और दोनों में थीटा 60 है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको फिगर नहीं दे रखी है, आपको खुद से बनानी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके पास, अ सर्कल touches the side EF of triangle DEF at P। एक सर्कल है, वो एक ट्रायंगल की एक साइड को टच कर रहा है। ठीक है, EF को P पर। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, एक सर्कल बना लेती हूँ और एक ट्रायंगल।
ठीक है ना। अब इसको नाम दे दूं फिर मैं यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया है डी, ठीक है, इसको नाम दिया यहाँ पर ई, और इसको नाम दिया यहाँ पर एफ, ठीक है। पी पे टच कर रहा है तो यहाँ पर इसको पी नाम दे दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड टचेस साइड डीई एंड डीएफ एट क्यू और आर रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है डीई और डीएफ को भी टच कर रहा है। कैसे टच करेगा? अब ये तो ट्रायंगल ऊपर है, सर्कल नीचे है, ये तो टच नहीं कर पाएगा। आगे लिखा है व्हेन प्रोड्यूस्ड, मतलब जब आपने इन साइड्स को आगे एक्सटेंड किया। तो कर देते हैं एक्सटेंड। देखो एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो किन किन पॉइंट पे टच कर रहा है? क्यू और आर पे। तो यहां पर मैंने लिख दिया क्यू और यहां पर मैंने लिख दिया आर, ठीक है। यहां तक आपको फिगर समझ में आ गई। मैंने क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको फिगर बनवाई है, इसलिए फिगर आपको खुद बनानी है, क्वेश्चन में बनी हुई नहीं आएगी। शो क्या करना है, जो ये डी क्यू है, एक जो ये टेंजेंट है, ये हाफ है किसके पेरीमीटर के? इसके ट्रायंगल के। सबसे पहली बात, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिख देती हूं मैं यहाँ पर। जो मुझे शो करना है वो मुझे पता होना चाहिए कि क्या शो करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास डीई प्लस डीएफ प्लस ईएफ, यही होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहां से लिखते हैं, शो आपको करना था यहां पर डी क्यू जो है वो हाफ होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के, ठीक है। सबसे पहली बात आप देखो, डी क्यू और डी आर ये दोनों मेरे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी टेंजेंट है पॉइंट डी से, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रीजन लिखना पड़ेगा मुझको यहाँ पर, वही थ्योरम 10.2 लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है ना। फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने एक ऐसा सेम क्वेश्चन किया था जिसमें एक टेंजेंट यहां से भी बननी थी और यहां से भी। ई और एफ भी तो मेरे एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब जो ये ई क्यू है ये मेरी ईपी के बराबर होगी। उसी तरीके से जो मेरी एफ पी है वो मेरी एफ आर के बराबर होगी। होगी नहीं होगी? तो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। और इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन भी मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने जो ये मेरा डी क्यू था ना, मुझे पता है डी क्यू दो पार्ट्स में बटा हुआ है। कौन कौन से दो पार्ट है? एक तो ये डी ई है और एक ई क्यू है। दो पार्ट है ना, एक एरा और एक एरा, इन दोनों को जोड़ के तो डी क्यू बना है। अब मैंने बताया क्या किया, डी ई और ई क्यू है, तो मैंने इस ई क्यू की जगह ना ई पी लिख दिया, ठीक है, और इसको अपने इक्वेशन 3 मान लिया। उसी तरीके से डी आर मैंने लिया, डी आर भी मेरा दो पार्ट में है। कौन कौन से? डी एफ और प्लस एफ आर, ठीक है। तो फिर वही मैंने यहाँ पर एफ आर को मैंने पता है क्या किया, ये प्लस है, एक सेकेंड में इसको सही कर देती हूँ। तो देखो एफ आर की जगह पता है मैंने क्या किया, एफ पी लिख दिया, और इसको मैंने अपनी इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। ये आया कहां से? ईपी। आपने क्या यूज किया? यूज किया मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1, और यहाँ पर क्या यूज किया? यूज किया मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2। हर एक चीज आपको लिख के आनी है, ठीक है। अब आप क्या करो, 3 और 4 को ऐड कर दो, एडिंग 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ। तो देखो मैं वही लिख रही हूँ बस यहाँ पर, याद रखना जिसको इक्वेशन को माना है वही लिखना, ऊपर वाली मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो देखो डी क्यू मैंने ऐसे ही रहने दिया, इस डी आर की जगह भी मैंने डी क्यू ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अब स्टार्टिंग में बोला था आपको कि ये दोनों टेंजेंट है, इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए यहाँ पेरीमीटर के लिए? हमने पहले ही साइड में लिख रखा था ना, ये डीई चाहिए, आ गया। चलो डीई तो मेरे पास, अब क्या चाहिए? डीएफ और ईएफ है कुछ आपके पास? डीएफ तो आपके पास है, तो डीएफ लिख देते। ईएफ चाहिए, तो देखो ईपी और एफपी, ईपी फिगर में देखो, ईपी और एफपी डार्क कर दिया है मैंने, दोनों के जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ईएफ ही तो बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मैं इसको यहाँ कर दूं,
तो ये हो गया मेरा 2DQ इज इक्वल्स टू, इसकी जगह तो फिर मैं पेरीमीटर लिख देती हूँ, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। अब ये 2 आप इधर ले आओ, मल्टीप्लाई का तो इधर आके डिवाइड का हो गया, तो ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। और शायद आपको यही प्रूव करना है, यही शो करना था, ये आपका शो हो गया। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप दोबारा पूछ लेना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।